बच्चों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। यूपी बोर्ड 2025 जैसा बताया गया है आपके 12th क्लास के बच्चों के लिए विशेष क्लासें आप लोगों की चलाई जा रही हैं यूट्यूब पे। आज स्पेशल में हम कुछ एक्टिव पैसिव के कुछ ऐसे रूल जो छूट गए थे पिछले वीडियो में उसको हम आज लेते हैं और ये विशेष रूल हैं। ऐसे वाक्य आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं, आप लोग इसको विशेष रूप से देखिएगा। छोटा सा चैप्टर है, इसको देख लीजिए। कुछ विशेष प्रकार के वाक्यों के वॉइस में परिवर्तन, 3 रूल इसके हैं। बारी बारी से हम एग्जाम्पल सहित इसको आपको समझा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। पहला रूल क्या है, यदि एक्टिव वॉइस में क्रिया का ऑब्जेक्ट एक शब्द, कोई शब्द न हो, ऑब्जेक्ट या कोई फ्रेज न हो, यह न होकर कोई अगर ऑब्जेक्ट के रूप में क्लॉज आता है। क्लॉज मतलब होता है उपवाक्य। उपवाक्य आपने पढ़ा होगा, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यदि ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्लॉज हो तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे, रूल यही आपको बता रहा है कि यदि ऑब्जेक्ट के स्थान पे शब्द न हो, फ्रेज न हो, तो कोई क्लॉज हो, तो हम पैसिव में क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आपके वाक्य में अगर कोई क्रिया का ऑब्जेक्ट शब्द न हो, यदि कोई फ्रेज न हो, इसके स्थान पे यदि कोई क्लॉज ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो हम जब पैसिव बनाएंगे तो उसे सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया है, दे सेड दैट राम इज गोइंग। अब यहां पे हम सब्जेक्ट के रूप में इट को ले लेंगे। इट चूंकि यह पास्ट इंडेफिनिट है, दे सेड दैट राम इज गोइंग, तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो इट वाज सेड, इट वाज सेड दैट राम इज गोइंग। इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, इट वाज सेड दैट राम इज गोइंग। सेड पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया वाज या वर पैसिव वॉइस की। आप जो नियम देखना है उसको देखिए। यहां पे राम इज गोइंग एक क्लॉज है, यह क्रिया सेड का क्लॉज है, दैट राम इज गोइंग। यदि आपने नियम पढ़ा कि यदि क्रिया का ऑब्जेक्ट कोई शब्द न हो, कोई फ्रेज न हो, उसके स्थान पे कोई क्लॉज है, तो यदि क्लॉज है तो उसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो कर्ता के स्थान पे इट का प्रयोग करेंगे और जो रूल्स हैं एक्टिव से पैसिव बनाने में उसे फॉलो करेंगे। तो इसका हो जाएगा, दे सेड दैट राम इज गोइंग, तो इट वाज सेड दैट राम इज गोइंग। ठीक। अब देखिए दूसरा क्या है, यदि एक्टिव वॉइस का प्रारूप ही इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड +2 प्लस वर्ब है, वर्ब का कोई भी फॉर्म हो। प्रारूप कैसा हो, इज, एम, आर हो, वाज, वर हो, हैज, हैव, हैड में से कुछ हो और उसके जस्ट बाद टू हो और क्रिया का कोई फॉर्म हो, तो उस एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो उसका प्रारूप, उसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड जो भी है उसको लगाएंगे आप, उसके बाद टू को टू बी कर देंगे और क्रिया जिस भी रूप में है पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है। रूल यह कहता है कि यदि आपका फॉर्मेट इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड +2 प्लस वर्ब है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड के बाद टू बी लिखेंगे, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। एग्जाम्पल, ही इज टू हेल्प मी। अब देखिए, ही इज टू हेल्प मी, पैसिव वॉइस बनाते समय हम मी को क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट आई। अब चूंकि ही के साथ इज था तो आई के साथ क्या हो जाएगा, एम, आई एम, फिर टू बी, आई एम टू बी। टू जो है नियम आपको बता रहा है कि टू को टू बी में चेंज कर देंगे। क्रिया जिस भी रूप में रहे आप उसको पैसिव वॉइस में सदैव थर्ड फॉर्म में लिखते ही हैं। आई एम टू बी हेल्प्ड बाई,
अब ही जो है ऑब्जेक्ट बनेगा हिम, आई एम टू बी हेल्प्ड बाई हिम। दूसरा आई वॉज टू बी हेल्प, आई वॉज टू हेल्प हिम, तो फिर ही सब्जेक्ट बन गया, हिम जो है सब्जेक्ट बनेगा, ही हो जाएगा, ही वॉज, फिर टू के बाद बी जोड़ लेंगे, फिर हेल्प्ड क्रिया का थर्ड फॉर्म बाई। अब आई जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो मी, इसे देख लेते हैं। आई जो है ऑब्जेक्ट बन गया, मी हो गया, हिम जो है सब्जेक्ट बना, ही हो गया, वाज ज्यों का त्यों रहेगा, उसके बाद टू बी, टू बी उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, टू के जगह पे टू बी और क्रिया जिस फॉर्म में रहेगी उसका थर्ड फॉर्म। वी हैव टू हेल्प हिम, अब फिर हिम सब्जेक्ट बनेगा, ही हैव टू, तो ही के साथ हैव लगता नहीं है, हैज लगेगा, ही हैज टू बी, ही हैज टू बी हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई। वी जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, अर्थात ही हैज टू बी हेल्प्ड बाई अस। यह आप 3 एग्जाम्पल से इस रूल को देख लिए। चौथा एग्जाम्पल इससे रिलेटेड जो है आप लोग बनाइए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है, यदि एक्टिव वॉइस का बनावट या यदि एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, मस्ट, शुड, वुड प्लस वर्ब है, तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तब क्या करेंगे, उसके पैसिव वॉइस में हम कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, मस्ट जो भी है उसको ज्यों का त्यों रहने देंगे, उसके बाद बी जोड़ लेंगे। क्या जोड़ लेंगे, बी जोड़ लेंगे और क्रिया फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। अब हम किस फॉर्म में कर देंगे, उसको थर्ड फॉर्म में कर देंगे, क्योंकि मॉडल क्रियाओं के साथ हमेशा क्रिया फर्स्ट फॉर्म में होती है, लेकिन जब हम बी लगा देंगे तो बी लगाने के बाद क्रिया को थर्ड फॉर्म कर देंगे, जैसे ही शुड हेल्प हर। अब हर जो है सब्जेक्ट बनेगा सी, अब देखिए सी शुड, तो सी के साथ वैसे तो वुड लगेगा, आप शुड भी लगा सकते हैं, कोई मतलब नहीं, सी शुड। अब बी, सी शुड बी हेल्प का हेल्प्ड, सी शुड बी हेल्प्ड बाई, ही को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम। यहां पे आप वुड भी लिख सकते हैं, इसका नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप जानते हैं कि विल और शैल का प्रयोग उसको कहीं पे कुछ भी लगा सकते हैं, बस निश्चितता प्रकट करने के लिए आप उल्टा पुल्टा करते हैं। तो सी शुड बी हेल्प बाई हर या सी वुड बी हेल्प बाई हर। अब देखिए आई कैन हेल्प हिम, इसमें भी वही, केवल मॉडल क्रिया जो भी आपको दी हुई है उसके बाद बी लगा के क्रिया का थर्ड फॉर्म बनाना। अब हिम यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, हिम सब्जेक्ट होगा, ही हो जाएगा, कैन, कैन के बाद बी, ही कैन बी हेल्प्ड, ही कैन बी हेल्प्ड बाई, आई जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा मी। ये 3 रूल स्पेशल रूल है, कुछ विशेष प्रकार के वाक्यों के वॉइस में परिवर्तन से संबंधित है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे वाक्य आते हैं एग्जाम में आपके बोर्ड में, आप इसको नोट भी कर लीजिए, नोट्स आप लोग बना लीजिए, इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जहां पे आपको दिक्कत समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्न पूछिए, और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो भी आपके बुक्स वगैरह में दिए हुए हैं ज्यादा से ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। जो समस्या परेशानी आपको आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद।